आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इससे कि पहले के वीडियो में हमने गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गोदावरी नदी सिस्टम को पढ़ा है। आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी का प्रवाह किस तरफ है, यानी भारत के किस राज्य में या फिर विश्व के किस छोर में है। तो सिंधु नदी निकल रही है यहाँ से मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है, बुखारचू ग्लेशियर, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर रही है लद्दाख वाले रीजन में। तो सिंधु नदी भारत के लद्दाख वाले रीजन में प्रवेश कर रही है और फिर वो नदी निकल जा रही है लद्दाख वाले रीजन से ही और पाकिस्तान में चली जा रही है। तो हमने देखे कुल यहाँ पर 3 देश में बह रही है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। कुल 3 देश में बहने के साथ ये नदी ट्रांसबाउंड्री रिवर कहलाएगी। और हम देखेंगे इसका सहायक नदी के बारे में। तो इसकी सहायक नदियों को अगर हम डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी राइट साइड की सहायक नदी होगी और कौन सी लेफ्ट साइड की सहायक नदी होगी। तो नदी का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में है, इसलिए हम इस साइड को कहेंगे राइट साइड की सहायक नदी और इस साइड को कहेंगे हम लेफ्ट साइड की सहायक नदी। और हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी राइट साइड से आके मिलती है और कौन सी नदी लेफ्ट साइड से आके मिलती है। तो इधर से देखिए, जैसे एक नदी, एक सियोक नदी है, सियोक की सहायक नदी है नुब्रा। उसी तरह यहाँ गिलगित नदी है, एक काबुल नदी है जो अफगानिस्तान से आती है, काबुल की एक सहायक नदी है स्वात, और भी नदियाँ हैं। और जैसे अब देखेंगे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये है जास्कर, तरास, ये सारी सिंधु की दाएं तरफ की सहायक नदियाँ और बाएं तरफ की सहायक नदियाँ देखेंगे। अब हम मेजर ट्रिब्यूटरी जो है उसकी, ये 5 ट्रिब्यूटरी है। ये जो 5 बड़ी सहायक नदियाँ हैं जो कि लेफ्ट साइड से आके मिलती है, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और रावी, इसको हम अच्छे से अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ पाए। इससे पहले हम देख लेते हैं, हमें इससे पहले भारत के कुछ राज्यों को अच्छे से ध्यान में रखना होगा ताकि हम पढ़ने के क्रम में समझ पाएँ कि कौन सी नदी का प्रवाह किस किस राज्य में है या नहीं है। जैसे ये देखेंगे, ये लद्दाख रीजन है। जब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है, अब तो एक रीजन लद्दाख वाला है और एक ये जम्मू वाला रीजन है। अब कश्मीर नाम का वहाँ कोई जगह नहीं बचा है। और एक ये रीजन है जो कि हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है और एक ये है जो कि पंजाब वाला रीजन है। तो हम इन भारत के इन 4 राज्यों को अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसमें 2 राज्य और 2 यूटी हैं। इन्हीं में इन सारी नदियों का प्रवाह होगा। ठीक है। अब अब थोड़ा एक मोटा-मोटी का मैप अगर देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख के समझ पाएंगे कि एक मेन धारा एक सिंधु की है। ठीक है। ये देख रहे हैं सिंधु नदी ऐसे चली जा रही है और इधर जाके कहीं अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। तो ये बाकी जो सहायक नदियाँ देखेंगे, जो मेजर सहायक नदियाँ हैं, वो ये एक चिनाब ही है, चिनाब। और एक इधर से आ रही है एक सतलज। यहाँ सतलज भी यहीं राकस ताल से निकल रही है और सिंधु में मिलने से पहले चिनाब और सतलज आपस में मिलती है और एक नई जलधारा का निर्माण करती है जिसे पंचनद के नाम से जानते हैं। और पंचनद नदी जाके सिंधु में मिल जाती है। ये पाकिस्तान का मिठान कोट वाला इलाका है। ये पाकिस्तान में मिठान कोट में पंच नदी जाके मिल जा रही है। और अगर हम देखें तो ये एक झेलम नदी भी निकल रही है जम्मू कश्मीर से और जाके आगे जाके पाकिस्तान में जाके चिनाब में जाके मिल जा रही है। फिर देखेंगे 2 नदी जो बची, एक ब्यास और एक रावी। रावी नदी भी देखिए यहाँ से निकल रही है और फिर पाकिस्तान में जाके चिनाब से मिल रही है। और ब्यास को देखें तो ब्यास एक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में निकल रही है और जाके पंजाब में मिल रही है। तो हमको एक मोटा-मोटी समझ में आएगा कि इन 5 नदियों में से एकमात्र ऐसी नदी ब्यास है जो भारत में ही निकलती है और भारत में ही मिल जा रही है। सतलज की सहायक नदी होगी ब्यास, भारत में ही निकलती है और भारत में ही आके मिल जा रही है। तो इसका प्रवाह ओनली फॉर ओनली इंडिया में है। बाकी सारी नदियाँ किसी न किसी तरह से पाकिस्तान में जाके किसी नदी से मिल रही है। तो इसमें हम मेजर ट्रिब्यूटरी के रूप में देखेंगे तो चिनाब है। बाकी और ये झेलम भी चिनाब में मिल रही है, रावी भी चिनाब में मिल रही है, सतलज भी चिनाब में मिल रही है। तो चिनाब को हम सबसे बड़ी सहायक नदी भी कहते हैं। और चिनाब और सतलज के मिलने के बाद जो नदी का निर्माण हो रहा है वो है पंचनद। देखेंगे ये नदी यहाँ से ऊपर से चिनाब आ रही है और इधर से सतलज, दोनों मिल के जो धारा बनाएगी ये है पंचनद। इसकी लंबाई अराउंड 45 किलोमीटर है। ये 45 किलोमीटर की धारा पंचनद कहलाती है और ये जाके पाकिस्तान में मिठान कोट से मिल जा रही है। तो हम आइए अब एक एक करके हम देखेंगे
सारे नदियों को। पहले हम देखेंगे सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी को हम, ये एक मोटा मोटी पढ़ने समझने के लिए ग्राफ है, इसको हम सही मान के नहीं चलेंगे कि नदी ऐसे चल रही थी आपने ऐसे बना दिया, इसको हम समझने की दृष्टि से हम मैप का यूज करेंगे। तो यह है सिंधु नदी का मैप। सिंधु नदी देख रहे हैं कि कहाँ से निकल रही है। सिंधु नदी बुखारचू ग्लेशियर से निकल रही है, जो कि मानसरोवर लेक के पास है, और यहीं पर एक कहीं कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो अगर तीनों में से कोई हमको एक कीवर्ड मिल जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे कि कोई गलत नहीं है, कैलाश पर्वत श्रेणी या मानसरोवर लेक या फिर बुखारचू ग्लेशियर, तीनों अपने अपने सही है। तो यदि निकल रही है तिब्बत से, और तिब्बत से फिर भारत में इंटर कर रही है, तो भारत के बाद इधर पाकिस्तान में चली जा रही है। तो कुल 3 देश के साथ बह रही है ये। भारत में जो जहाँ प्रवेश कर रही है वो दमचौक नामक जगह है। भारत के लद्दाख के दमचौक नामक जगह से वो प्रवेश कर रही है, तथा चिल्लास नामक जगह से वो बाहर निकल जा रही है, चिल्लास के पास से। और फिर वो नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और फिर अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बना रही है। ठीक है। अरब सागर में मुहाना बनाने से पहले पाकिस्तान का एक फेमस फेमस क्या बोलेंगे उसको, राजधानी बोलेंगे, कराची है। कराची राजधानी इसी नदी के मुहाने के पहले पड़ती है, फिर जाके वो अरब सागर में अपना दिल गिरा देती है। आइए हम देखते हैं इसकी सहायक नदियों को। अगर हम सहायक नदी को देखें तो राइट साइड से सहायक नदी सबसे पहली पूरब से एक श्योक नदी है। ये देखेंगे एक श्योक नदी है, और श्योक की सहायक है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी निकलती कहाँ से, ये है सियाचिन, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। नुब्रा नदी का उद्गम कहाँ से, सियाचिन से। सियाचिन वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई स्थल पर स्थित युद्ध स्थल है। ये सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है सियाचिन। 1984 में भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर फेमस है। फिर अगर आगे हम देखें तो एक यह गिलगिट, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, राइट साइड से। फिर हम देखें तो काबुल, ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इसी नदी के तट पर है। ये अफगानिस्तान से नदी होकर आती हुई है और सिंधु में आके मिल जा रही है काबुल नदी। काबुल की एक सहायक नदी है स्वात नदी। स्वात नदी किस लिए फेमस है, तो स्वात नदी घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। जिस तरह भारत में कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, उसी तरह स्वात नदी घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जा रहा है। उसी तरह एक नदी है गोमल नदी। गोमल नदी भी सिंधु की सहायक नदी है, राइट साइड से। तो यह सिंधु की राइट साइड से सहायक नदी। और देखेंगे इसको लेफ्ट साइड से सहायक नदी में लद्दाख की नदियाँ, एक जास्कर और एक है द्रास। ये सिंधु की लेफ्ट साइड और राइट साइड की सहायक नदियाँ हो गई। अब हम देखेंगे 5 जो मेजर सहायक नदियाँ हैं उनको पढ़ेंगे एक करके। तो उसका हम देखेंगे, सबसे पहले चिनाब नदी को देखते हैं। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से 2 धारा निकल रही है, चंद्र एवं भागा। चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से एक जो धारा बन रही है, सम्मिलित धारा, उसको हम बोलेंगे चिनाब। तो चिनाब नदी का उद्गम अगर कोई पूछे तो चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से। तो चंद्र एवं भागा नदी मिलती कहाँ है, तो तंडी हिमाचल प्रदेश में ये चंद्र एवं भागा नदी मिलती है। वहाँ से जो धारा आगे बढ़ती है उसको हम चिनाब नदी बोलते हैं। फिर चिनाब नदी का प्रवाह देखेंगे तो चिनाब नदी का प्रवाह भारत के हिमाचल प्रदेश से तो निकल ही रही है, फिर जम्मू में जाती है, फिर पाकिस्तान में इंटर कर जा रही है, और पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल जा रही है। ठीक, तो हम देख लिए चिनाब का। चिनाब को हम कैसे बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश में निकलती है, फिर जम्मू में इंटर करती है, फिर पाकिस्तान में जाके मिल जा रही है। चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से जो धारा उत्पन्न हो रही है हम चिनाब बोल रहे हैं। और चिनाब नदी का संबंध क्या है, किस दर्रे से है, तो है बारालाचा दर्रा से, क्योंकि चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से ही होकर बहती है। अब हम आगे नदियों को देखेंगे तो ये झेलम नदी। तो देख रहे हैं झेलम, तो झेलम नदी निकल कहाँ से, झेलम नदी निकल रही है वेरीनाग झील या शेषनाग झील बोलते हैं इसको, वहाँ से नदी निकल रही है, उसको बोलेंगे झेलम। तो झेलम नदी के किनारे है वुलर लेक। तो वुलर लेक कश्मीर का फेमस लेक है, वो झेलम नदी के किनारे ही है। तो वुलर लेक कैसा लेक है, वुलर लेक एक है ऑक्सबो लेक है, गौखुर झील है, जो कि झेलम नदी से ही निर्मित झील है। तो ऑक्सबो लेक किसको बोलते हैं, तो जब नदी मैदान में चलती है तो मियांटर बना के चलती है, इसको बोलते हैं नदी विसर्ग। नदी ऐसे ऐसे बहती है। तो मान लीजिए इस बहने के क्रम में, मान लीजिए कुछ दिन के बाद नदी ऐसे बहने लगी, सॉरी, नदी ऐसे मान लीजिए बहने लगी, फिर कुछ देर हुआ तो ऐसे बहने लगी, और धीरे धीरे ये धारा और ये धारा अपने में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये धारा नदी से कट के एक झील का निर्माण ले लेगी। इसी को बोलते हैं हम, जैसे ये धारा और ये धारा कुछ दिन बाद कनेक्ट हो गई तो ये अलग हो जाएगी अपने आप में, तो इसको हम बोलेंगे गौखुर लेक, क्योंकि ये गाय के समान के आकार का हो जाता है। तो इसे हम ऑक्सबो लेक या गौखुर लेक बोलते हैं। तो वुलर झील भी एक ऑक्सबो लेक है या गौखुर झील का उदाहरण है।
तो वुलर झील झेलम नदी के किनारे है, और फिर झेलम नदी जम्मू से निकलती है और फिर पाकिस्तान जाके चिनाब नदी से मिल जा रही है। तो आई होप झेलम को आप समझ गए होंगे। अब झेलम के बाद हम देखेंगे सतलज। तो सतलज नदी का उद्गम जो है ये राकसताल झील से हो रही है। राकसताल कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत चीन में है राकसताल, वहाँ से निकल रही है सतलज रिवर। सतलज रिवर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश कर रही है, इंटर में। और किस दर्रे से? तो हम याद रखेंगे सिपकिला दर्रे से प्रवेश कर रही है सतलज रिवर। फिर सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर पाकिस्तान में चली जा रही है। पाकिस्तान में किस नदी से मिल रही है? तो ये नदी से मिल रही है चिनाब रिवर से। ठीक है, तो सतलज रिवर जो है चिनाब रिवर से मिल जा रही है, और चिनाब रिवर से मिलने के बाद जो धारा बच रही है, ये धारा इतना धारा ये कहलाती है पंचनद। चिनाब और सतलज के मिलने के बाद जो धारा बन रही है, एक धारा सम्मिलित धारा, उसको बोलेंगे पंचनद, और वो धारा जाके मिल जा रही है सिंधु में। कहाँ मिल जा रही है? तो ये मिठानकोट पाकिस्तान में जाके मिल जा रही है। मिठानकोट पाकिस्तान में जाके पंचनद नदी जाके मिल जा रही है। तो हम सतलज का देख लिए प्रवाह। सतलज के बाद हम देखेंगे रावी। रावी निकल रही है रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से दो नदियाँ निकलेगी, एक रावी और एक ब्यास। हम ब्यास को अगले स्लाइड में देखेंगे। ये रावी नदी निकल रही है रोहतांग दर्रा से, और ये चिनाब में जाके मिल जा रही है। तो ये चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्यास नदी को। तो ब्यास नदी निकल रही है ब्यास कुंड से, ये भी रोहतांग दर्रा से निकल रही है, रोहतांग दर्रा से निकल रही है और हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है। मिल कहाँ रही है? मिल रही है पंजाब में जाके सतलज से। तो ये पांचों सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो भारत में ही प्रवाहित होती है, पाकिस्तान जाके नहीं मिलती है। तो ये भारत में ही मिल जा रही है, किससे? सतलज से मिल जा रही है। और जहाँ मिल रही है सतलज और ब्यास, वहाँ पर एक हरिके बैराज नामक बैराज बनाया गया है, जिससे कि इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, और इस नहर से राजस्थान में जल की आपूर्ति की जा रही है। बैराज किसको बोलते हैं? बैराज एक मिनी डैम होता है। जैसे नदी का प्रवाह कुछ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ एक बैराज बनाकर नदी की मेन धारा को तो बहने छोड़ दिया जाता है, साथ ही एक छोटी पतली धारा को किसी और मोड़ दिया जाता है, इसी को हम बैराज बोलते हैं। तो वहाँ एक हरिके बैराज बनाया गया है, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। हमने सिंधु नदी के सारे नदी प्रणाली को देख लिए कि कहाँ से कौन निकल रही है और कहाँ जाके मिल जा रही है। तो अब हम देख लेते हैं उन नदियों से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि हमने सारा डिस्कस पहले ही कर लिया, बस एक रिवीजन के तौर पर हम देख लेते हैं इसको। परीक्षा में पूछे भी कुछ ऐसे ही जाते हैं। तो देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट बुखारचू ग्लेशियर से निकल रही है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बुखारचू ग्लेशियर कहाँ है, तो एक मानसरोवर लेक के पास है। ये कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज के पास मानसरोवर है और एक राकसताल है। ये है मानसरोवर, तो ये है राकसताल। राकसताल से निकल रही थी सतलज, तो इधर से निकल रही है सिंधु, दो नदी निकल रही थी। यहीं पर एक ग्लेशियर है बुखारचू ग्लेशियर। ठीक है, तिब्बत में इसे सिंधी खम्मान के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंधु ना बोल के बोलते हैं सिंधी खम्मान। जैसे ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोल रहे थे? यारलुंग सांगपो। उसी तरह सिंधु को बोलेंगे सिंधी खम्मान। तो मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरब सागर में कराची के निकट। सहायक नदी को तो हम देख ही लिए थे। सहायक नदी को हम दो भाग में बांट के देखें तो एक तरफ की सहायक नदी थी नुब्रा, सियोक, गिलगिट, काबुल, और लेफ्ट साइड की देखें तो रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर वगैरह सहायक नदियाँ थी। तो ये हम देख चुके हैं। लंबाई की दृष्टि से देखें तो ये 2880 किलोमीटर की लंबाई वाली नदी है। भारत में इसका प्रवाह है 1114 किलोमीटर। बाकी प्रवाह ये पाकिस्तान में बह रही है और कुछ प्रवाह तिब्बत में। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। इसका मतलब ये है कि अगर नदी सिंधु नदी का डायरेक्शन ऐसे बह रही है तो एक तरफ लद्दाख श्रेणी है तो दूसरी तरफ जास्कर श्रेणी है। एक तरफ ये लद्दाख रेंज है तो एक तरफ जास्कर रेंज है। ये मेरा कहने का मतलब है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती है। ये हिमालय वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, उसको हम हिमालय वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये भारत के सिर्फ लद्दाख में प्रवाहित होती है। इसको मैंने बताया था कि ये भारत के एकमात्र यूटी में जो कि लद्दाख है वहीं प्रवाहित हो रही है, बाकी कहीं ये नहीं बहती है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ विश्व बैंक की मध्यस्थता से। तो सिंधु जल समझौता क्या है एक देखेंगे हम। जैसे कि हमने देखा कि कुल 6 नदियाँ थी जो कि बह रही थी, भारत पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर बह रही थी।
तो स्वाभाविक सी बात है, विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक सी था। तो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता किया गया, सिंधु जल समझौता। उसमें कहा गया कि 3 नदी को भारत यूज करेगा, 3 नदी के पानी का यूज भारत करेगा और 3 नदी के पानी का यूज पाकिस्तान करेगा। तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी नदी पाकिस्तान यूज करती है, कौन कौन सी भारत करती है। तो आइए हम देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, ताकि वो अरेंज भी हो जाएगा। ये नदी का अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर नदी का क्रम क्या है, तो हमको याद रखने में भी आसानी होगा। जैसे एक नदी थी, इसको हम याद रखेंगे CJI से, CJI से, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्ड, तो हम CJI से याद रखेंगे। सी से क्या होगा चिनाब, जे से झेलम और आई से इंडस। इंडस को हम बोलते हैं सिंधु, तो CJI से याद रख लेंगे। तो ये नदी का भी क्रम भी ऐसे ही है, चिनाब, चिनाब का झेलम, झेलम के बाद सिंधु। तो ये 3 नदी का यूज पाकिस्तान करता है, 3 नदी के जल का यूज पाकिस्तान करेगा। बाकी जो 3 नदियां बची उसका यूज भारत करेगा। उसको हम याद रखेंगे RBS से, RBS। अब RBS को कैसे याद रखें, तो RBI बैंक है भारत का रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इसको RBS से याद रख लेंगे। तो R से हो जाएगा रावी, B से ब्यास और S से सतलज। तो ये नदी का क्रम भी ऐसे ही है, और हम याद रखने में आसानी होगी किन किन नदियों का उपयोग पाकिस्तान करता है, किन किन नदियों के जल का उपयोग भारत करता है। तो CJI और RBS से हम याद रखेंगे। 1960 में समझौता हुआ, ये समझौता अभी तक बरकरार है, ये शांतिपूर्ण समझौता माना जाता है। सिंधु के बाद हम देखेंगे सतलज। तो सतलज रिवर का उद्गम कहाँ है, राकसताल झील से। हमने डिस्कस किया कि है जो तिब्बत के राकसताल झील से सतलज नदी निकल रही है। जैसे कि तिब्बत में 2 झील, एक राकसताल से निकल रही सतलज और मानसरोवर लेक के पास से निकल रही है सिंधु। प्रवाह क्या है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। देख लीजिए हम, तिब्बत में इसे लांगचेन खम्भान के नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु को सिंधी खम्भान, उसी तरह सतलज को लांगचेन खम्भान कहा जाता है। और भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो सिरकिया दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से हो रहा है। डिस्कस हमने पहले ही कर लिया, बस एक आपको रिवीजन के तौर पर बता दे रहे हैं। ब्यास कुंड से रोहतांग दर्रे से निकट से निकल रही है। मोहना कहाँ है, तो ब्यास नदी कहाँ में सतलज में मिल रही है, वो भारत में ही निकल रही थी हिमाचल प्रदेश से, और भारत में ही पंजाब में आके मिल रही थी ब्यास नदी। ब्यास और सतलज के संगम पर ही हरिके बैराज है। देखे थे हम राजस्थान में हरिके बैराज है, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। राजस्थान में जलापूर्ति इसी से हो रही है। और ब्यास नदी के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इसका संपूर्ण प्रवाह भारत में ही है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है कि इन 5 नदियों में से किसका प्रवाह सिर्फ भारत में है, तो वह है ब्यास नदी। अब देखेंगे रावी। तो रावी का भी उद्गम जो है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही है। रावी नदी कहाँ से निकल रही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा के पास से 2 नदी निकल रही है, एक है रावी जो कि नॉर्थ से निकल रही है, और एक है ब्यास। यहाँ पर एक ब्यास कुंड है, उससे निकल रही है, यानी ब्यास नदी साउथ से निकल रही है और रावी नदी नॉर्थ से निकल रही है। वहाँ से 2 नदी निकली। इसका मुहाना कहाँ है, चिनाब, ये चिनाब नदी मिलेगी। जो रावी नदी है ये चिनाब में मिलती है, तो ब्यास नदी सतलज में मिलती है। मैप को आपने अच्छा से ऑब्जर्व किया होगा तो देखेंगे कि सतलज नदी नीचे, सबसे नीचे सतलज थी, सतलज में आके ब्यास मिल रही थी, और रावी चिनाब में जाके मिल रही थी, और चिनाब और सतलज एक साथ मिलके सिंधु में मिल रही थी पंचनद के नाम से। मैं आपको 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। रंजीत सागर या थीन बांध रावी नदी पर ही है। रंजीत सागर या थीन बांध दोनों एक ही बांध है, नाम अलग अलग है। रंजीत सागर या थीन बांध ये रावी नदी पर है, इसको याद रखेंगे। चिनाब रिवर ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम कहाँ है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। इसका निर्माण कैसे हो रहा था, चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से। हम देखे थे कि चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से जो धारा बन रही थी वो थी चिनाब की धारा। तो उसका उद्गम चंद्र एवं भागा नदी के मिलने से हो रही थी। और नदी मिल कहाँ रही थी, हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक जगह पर मिल रही थी। मुहाना कहाँ है, तो पंचनद लिख दिए हैं, क्योंकि चिनाब और सतलज के मिलने से जो नदी का फॉर्मेशन हो रहा था वो थी पंचनद नदी। इसमें परियोजना है जो कि 4 प्रमुख परियोजना है, सलाल, बगलीहाल, दुलहस्ती और रतले। दुलहस्ती परियोजना तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब पे है। तो उसी तरह सलाल, बगलीहाल, दुलहस्ती और रतले परियोजना चिनाब नदी पर है। आगे हम देखेंगे झेलम को। तो झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता रिवर है, हम याद रखेंगे बिपाशा से बितस्ता। तो झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। उसका उद्गम कहाँ है, बेरीनाग या शेषनाग झील। देखे थे कि हम शेषनाग या बेरीनाग झील से एक नदी निकल रही थी जिसको झेलम, और ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर प्रवाहित होकर मिल रही थी चिनाब रिवर से। बुलर लेक भी इसी पर था।
तो वही देख रहे हैं मुहाना पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जा रही थी। इसकी सहायक नदी किशनगंगा और पूंछ। झेलम नदी की दो सहायक नदी किशनगंगा और पूंछ। तो किशनगंगा से क्वेश्चन बन सकता है आपको, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो ज़्यादातर लड़के कन्फ्यूज आएंगे, किशनगंगा को झेलम तरफ जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो याद रखें किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। बुलर लेक इसी नदी से निर्मित झील है। तो बुलर झील को हम देखें, बुलर लेक एक गौखुर झील है, ऑक्सबो लेक है। अब हम देखेंगे द्वाब। तो कहेंगे द्वाब क्या होता है। तो नॉर्थ इंडिया में जब दो नदी के बीच के उपजाऊ मैदान को हम द्वाब बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में दो नदियों के बीच के उपजाऊ मैदान को हम द्वाब बोलते हैं। तो हम वही देखेंगे द्वाब, जैसे गंगा यमुना का द्वाब, गंगा यमुना के बीच वाले मैदानी इलाकों को हम गंगा यमुना द्वाब के नाम से जानते हैं। उसी तरह यहाँ पर तो 5-6 नदियाँ हैं, तो सारे के बीच वाले स्थान को हम किस किस द्वाब के नाम से जानते हैं, हम वो देखेंगे। ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। तो हम जैसे देखें कि ये है सतलज और ये है ब्यास। सतलज और ब्यास रिवर के बीच वाले द्वाब को हम क्या कहेंगे, तो बिष्ट द्वाब कहेंगे। अब वो याद रखना भी ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे ब्यास से बी लिया गया है और सतलज से एस टी, तो बिष्ट बनाया गया। बिष्ट द्वाब बोलेंगे सतलज और ब्यास के द्वाब को, यानी सतलज और ब्यास वाले बीच वाले मैदान के बोलेंगे बिष्ट द्वाब। फिर हम देखेंगे ब्यास और रावी। ब्यास और रावी वाले द्वाब को हम बोलेंगे बारी द्वाब। ब्यास से लिया गया है बी ए और रावी से आर आई, तो वैसे ही याद रख लेंगे ब्यास और रावी से बारी द्वाब। उसी तरह रावी और चिनाब वाले द्वाब को हम बोलेंगे रेचना, और चिनाब और झेलम को बोलेंगे जेच, और झेलम और सिंधु को बोलेंगे सिंध सागर द्वाब। अगर आप मैप से 5 या 6 नदी को आप अगर बना सकते हैं अपनी कॉपी में, तो आप इस द्वाब को भी आराम से बना सकते हैं, सजा सकते हैं। ब्यास और सतलज को बिष्ट बना देंगे। सारे द्वाब अपने नदी के नाम से रिलेटेड है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बस आपको 6 नदी का आपको मैप अच्छी तरह से याद हो, किस नदी का किस ऑर्डर में नदी को सजाना है। और नदी को सजाने का ऑर्डर भी हमने बता ही दिया है कैसे सजाना है। तो CJI से सजाना है, CJI से, और फिर RBI से। तो RBI नहीं होगी, RBS, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई से हम क्या करेंगे, आई से इंडस, जैसे झेलम, सी से चेनाब, आर से रावी, बी से ब्यास, और एस से सतलज। तो ये 6 नदी को हम याद रखेंगे कैसे, CJI से याद रखेंगे। तो CJI का यूज पाकिस्तान कर रहा था और RBS का भारत, क्योंकि RBI बैंक इसका है तो इंडिया का है, तो इसे हम याद रख लेंगे। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक दी थी ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। आई होप आपको सिंधु नदी तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और नदी तंत्र को लेकर के, क्योंकि ये भारत के भूगोल का सीरीज चल रहा है, तो हम किसी अदर टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।